जय श्री राम भाइयों। आज हम प्रश्न पत्र 2019 का पर्यावरण अध्ययन लेकर चलते हैं। तो प्रश्न आपका पहला मतलब कि 61 क्या कह रहा है? भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? अब देखिए, बिहार के सापेक्ष कह रहा है, बिहार पूर्व में पड़ता है, जम्मू कश्मीर डायरेक्ट उत्तर में पड़ता है, गोवा क्या होता है दक्षिण पड़ता है। तो इसलिए बिहार के सापेक्ष पूछ रहा है, तो आपका जो उत्तर हो जाएगा, पूर्व और पश्चिम नहीं होगा, पश्चिम और पूर्व नहीं होगा, उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम में आपका क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। चलते हैं 62 की तरफ। कह रहा है वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होती है? कह रहा है सतह के क्षेत्रफल और तापमान दोनों में वृद्धि पर। सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों की कमी पर। जब सतह का क्षेत्रफल और तापमान दोनों में कमी होगा तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत तेजी से होगी। चलते हैं प्रश्न नंबर 63 की तरफ। प्रश्न 63 का स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता कहलाती है दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल, स्थिति कौशल, ग्राफिक कौशल। तो आपको स्थान बताना है, दूरी बताना है, दिशा बताना है। तो यह आप किस में देख करके बताना है? आपको चित्र के माध्यम से बताना है, कोई किसी में देख कर बताना है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, चित्रात्मक कौशल। चलते हैं प्रश्न नंबर 64 की तरफ। करा कि किस राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप बढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? एनसीएफ 2005, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000 और एनसीएफ 1975। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर जान जाइए, आपका चौथा होगा, एनसीएफ 1975 होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 68-65 की तरफ। कह रहा है भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का रिवाज है? तो भारत में आपका जो स्थानांतरित खेती है वो आपका पूर्व में होता है, भारत के पूर्वी भाग में होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। तो आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 66 कह रहा है कि नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जो सत्य नहीं होगा? बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, यही आपका असत्य होगा, बाकी सभी क्या है, सत्य हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 67 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें नहीं हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, उपयुक्त सभी। तो देखिए, पर्टिकुलर तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप जानते ही रहिए, ऑप्शन में मीथेन है और इसके बाद जलवाष्प है। तो ये दोनों भी आपके ग्रीन हाउस गैसें हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 68 की तरफ। कह रहा ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियों और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं। सॉरी, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? कह रहा है भारत में जो ठंडा रेगिस्तान है वो मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होता है? कह रहा है ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियाँ और बेहद ठंड सर्दियाँ होती हैं। मतलब कह रहा है गर्मियों में ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ठंडियों में ज़्यादा सर्दी पड़ती है। दूसरा, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृक्ष छाया में होते हैं। ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली कम होती है। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं। तो देखिए, ठंडे रेगिस्तान में आपका मानसून प्रभावित इसलिए नहीं करता है क्योंकि वह क्या है, हिमालय की छाया में होता है। मतलब हिमालय को वह क्या है, नज़दीक है। प्रश्न नंबर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 69 की तरफ। कह रहा है ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर, क्लोरीन। तो ताजमहल के आपका क्या है, पीला होने के लिए जो जिम्मेदार है वो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है। अम्ल के कारण आपका ताजमहल क्या हो रहा है, या उसका जो पत्थर हो क्या हो रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं। चलते हैं आपके आगे की तरफ। गोलकुंडा किला किसने बनवाया? कह रहा है गोलकुंडा किला किसने बनवाया? तो आपका ऑप्शन कह रहा है चोल वंश, चालुक्य वंश, काकतीय राजवंश, पल्लव राजवंश। तो कह रहा है चोल राजवंश है, चालुक्य राजवंश है, काकतीय राजवंश है, पल्लव राजवंश। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? तीसरा हो जाएगा साथियों। कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, काकतीय राजवंश। प्रश्न 71 कह रहा है 15 ग्राम प्रति मिलीलीटर घनत्व और 3 मिलीलीटर आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा।
तो ध्यान दीजिए भाई, सूत्र ही होता है द्रव्यमान बराबर घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो आपका घनत्व दिया है और आयतन आपका दिया, तो द्रव्यमान पूछ रहा है। द्रव्यमान बराबर सूत्र होता है घनत्व गुणे आयतन। तो 15×45 आपका क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। चलते हैं आपका अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? द्रव्यमान है, गुरुत्वाकर्षण है, संवेग है, भार है। तो अदिश राशि की बात कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण, संवेग, भार आपके सदिश राशि हैं। द्रव्यमान आपका क्या है, अदिश राशि है। चलते प्रश्न नंबर 73 की तरफ। कह रहा है एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकता कहलाती है। अपारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी, उत्तल। जिसमें से कोई प्रकाश किरण नहीं गुजरेगा तो आपका वो क्या हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा। पारदर्शी का मतलब होता है जिसके इस तरफ से उस तरफ देखा जा सके। अपारदर्शी मतलब होता है जिसके इस पार से उस पार न देखा जा सके। कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है। एक बात जानते रहे, जितना द्रव्यमान चंद्रमा पर होता है उसका 6 गुना द्रव्यमान पृथ्वी पर होता है। जितना द्रव्यमान पृथ्वी पर होता है उतना द्रव्यमान क्या होता है आपका चंद्रमा पर, उसका 1/6 चंद्रमा पर होता है। तो आप जानते हैं कि चंद्रमा पर जब 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर 10 छके 60 किलोग्राम हो जाएगा। चलते प्रश्न नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला। तो चलते प्रश्न नंबर 75 की तरफ। कह रहा है कि एक विलेय का विघटन दर पर निर्भर करता है। एक विलेय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है? आपका ऑप्शन दे रहा है दाब पर, तापमान पर, सतह क्षेत्र पर, भार पर। तो जो विलेय का विघटन दर है वो आपका सतह क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगला आपका 76 है। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों की संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। सुषमा का चाहना है कि उसके जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, छात्र हैं, उसको क्या किया जाए, पेड़ संरक्षण के बारे में क्या किया जाए, संवेदनशील बनाया जाए, जागरूक बनाया जाए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने के लिए सबसे उपयुक्त राजनीति है? मतलब इसमें से कौन सा इन ऑप्शनों में से कौन सा सबसे अच्छा है? कक्षा में बहस आयोजित करना, समूह बनाना, पोस्टर बनाना, बच्चों के एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। तो आपका जो होगा ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बच्चे को एक पौधे क्या करना, एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। चलते हैं प्रश्न 77 की तरफ। कह रहा है अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिसने उनके पड़ोस से लोगों को पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं? मतलब इसमें कह रहा है कौन सा विकल्प ऐसा है जो प्रासंगिक नहीं या उसके अनुसार नहीं है। तो देखना है आप। चलिए ऑप्शन पहला क्या कह रहा है, इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। अच्छी बात है भाई, जब उन्होंने बताया उस पर एक आपको बनाने के लिए, समूह बनाने के लिए, सर्वेक्षण करने के लिए समुदाय से आप बातचीत करेंगे तो होगा ही। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलेगा। ये भी सही है, बच्चे जब किसी से बातचीत करेंगे उन्हें कुछ न कुछ ज्ञान होगा। फिर कह रहा है कि इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने की एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। इससे हाँ यह भी है कि बच्चे क्या है, कितने स्त्री से मिले, कितने पुरुष से मिले, कितने बच्चे से मिले, उनको डेटा हैंडलिंग भी करने में आसानी होगी। फिर कह रहा है क्या, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिससे वे पीड़ित थे। तो उनको तो पता ही था कौन सी बीमारी से पीड़ित है भैया, समुदाय के और बीमारियों से उन्हें क्या मतलब है। इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा गलत हो जाएगा। चलते प्रश्न नंबर आपका 78 की तरफ। कह रहा है आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे और उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटकों पर सुरक्षा दिशा निर्देश पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? कह रहा है प्रिया ने जो इन चीज़ों के लिए दृष्टिकोण अपनाया उसके लिए सबसे अच्छा दृष्टिकोण क्या है? संज्ञानात्मक दृष्टिकोण है, अनुभवात्मक दृष्टिकोण, अधिगम दृष्टिकोण है, अन्वेषण दृष्टिकोण है, मानववादी दृष्टिकोण है। तो आपका जो ऑप्शन होगा तीसरा हो जाएगा, अन्वेषण दृष्टिकोण हो जाएगा। चलते हैं आपका अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 79 देखते हैं क्या है। कह रहा है कि भारत में एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है। भारत एक महत्वपूर्ण शिक्षण और समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण एवं अधिगम संसाधन है, क्योंकि
तो ऑप्शन आपका दे रहा है यह सस्ता और सुलभ है, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है, यह वास्तविक परिस्थिति के सीखने का अवसर प्रदान करता है, कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगी इसमें तीसरा हो जाएगी, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 80 की तरफ। कह रहा है कि ईबीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तकों से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, पाठचर्या से बाहर जाना। तो कह रहा है ईबीएस शिक्षण अधिगम से कक्षा में प्राप्त अधिगम विद्यालय से बाहर के जीवन को जोड़ने और इससे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना। मतलब कि जब आप बाहरी माहौल से जुड़ेंगे तो आपका क्या होगा, मतलब कि आपको क्या होगा, पर्यावरण से जुड़ने का एक अच्छा अवसर मिलेगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 81 की तरफ। कह रहा कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो आपको ऑप्शन दे रहा है परिवार की परिभाषा गलत है, रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जा सकता है। तो बच्चे क्या सोचेंगे? शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। तो आपका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। चलते हैं आपका 82 प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी ईबीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां है? चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, श्याम पट्ट का उपयोग, उपयुक्त सभी। तो कह रहा है कक्षा में ईबीएस की गतिविधियां क्या है? चित्र है, फील्ड भ्रमण है, श्याम पट्ट का उपयोग है और उपयुक्त सभी है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी चीजें हो जाएंगी ईबीएस के कक्षा में। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 83 की तरफ। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है, क्या है? ऑप्शन एकीकृत, समावेशी, विषयगत, उपयुक्त सभी। मतलब यदि ये तीनों चीजें मिलेंगे तो आपका क्या होगा, जो पर्यावरण अध्ययन है बच्चों के शिक्षा समग्र में मतलब एक सहायता बन सकता है। तो ऑप्शन आपका चौथा हो जाएगा। 84 कह रहा है ईबीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्ययन है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। तो इसमें इसके बारे में क्या है कि यह एक अवैध कार्य है। बच्चों को बताना क्या कि यह क्या है? अवैध कार्य है सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं कि सपेरों सांप को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों प्रदान करने की आवश्यकता है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। तो कह रहा है ईबीएस पाठ्यपुस्तक सपेरों पर एक अध्ययन है, उसको जागरूक करना संवेदनशील है। इसमें ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? आपका तीसरा बन जाएगा। सब आप क्या करिए, सपेरे सांपों को नुकसान न पहुंचाएं और अपनी नई आजीविका को बनाने के लिए क्या करें, तब तक उनको संरक्षित रखें। चलते 85 की तरफ। भारत में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा प्रासंगिक है? कौन सा सबसे प्रासंगिक है मिड डे मील के लिए? कह रहा है भारत में मिड डे मील के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? शिक्षण अधिगम के साथ इनका कोई लेन देन नहीं है। मिड डे मील रहेगा, बच्चे लालच में भाई शिक्षण अधिगम करेंगे तो क्यों लेना देना नहीं है, गलत है। कह रहा है यह ईबीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यह आपका सत्य है, यह आपका आगे यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलते हैं आपका प्रश्न 86 की तरफ। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या कहलाता है? बोझ के बिना सीखना क्या कहलाता है पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत? तो आपका क्या हो जाएगा? स्कूल बैग को कम करना, ईबीएस पाठ्यपुस्तकों के अध्यायों को कम करना, अबोध का भार कम करने की जरूरत है, ईबीएस के पाठ्यक्रम को आधा करने की जरूरत है। बच्चा अभी छोटा है भैया, उसके ऊपर बैग लादने से क्या होगा? तो ईबीएस के संदर्भ में बोझ के बिना सीखने का मतलब है कि छोटे बच्चों के ऊपर बैग का जो भार है उसको कम करना है। चलते प्रश्न नंबर 87 की तरफ। करा ईबीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? कह रहा है ईबीएस कक्षा में समूह से सीखने का क्या उद्देश्य है? तो आपका ऑप्शन कह रहा है लड़के और लड़कियां अलग अलग सीखना,
जब समूह में सीखने के उद्देश्य से अलग अलग वाले चीज़ हट जाएंगे। कम और उच्च प्रदर्शन वाले बच्चों को अलग अलग करना, यह भी हट जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 88 की तरफ। 88 कह रहा है बाला का पूरा नाम है। बाला का पूरा नाम क्या है आपका, पूरा रूप क्या है? तो याद कर रही है, बाला का पूरा रूप जो है आपका, इंग्लिश वर्ड इसका देख लीजिए, बाला का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। डायरेक्ट आप फुल फॉर्म याद कर लीजिए, बस थर्ड फुल फॉर्म होगा बिल्डिंग एज लर्निंग एड। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, मतलब ये हो जाएगा अधिगम सहायक में, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। ठीक है, चलते हैं प्रश्न 89 की तरफ। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? कह रहा है विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाए। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण के रूप में है, से अलग है। लास्ट प्रश्न चलते हैं। कह रहा है महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह क्या है? मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है, अंधविश्वास है। यह क्या है? मिथक है। ठीक है, हमारा ऐसा सोचना है कि महिलाएं क्या है, पुरुषों की अपेक्षा कमजोर है, जबकि ऐसा नहीं। आज महिलाएं डॉक्टर है, इंजीनियर है, पायलट हैं, ठीक है, ट्रेन के ड्राइवर हैं। तो आजकल महिलाएं आज के समय में किसी से पीछे नहीं है। तो हमारा क्या है, मिथक विचार है। तो आपको अगर हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।